नमस्कार। आप सभी को बहुत सारी गहमा गहमी संसद में मची हुई है और राहुल गांधी हिंदू धर्म को लेकर काफी एक्साइटेड या कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर एक्साइटेड हैं। दरअसल प्रॉब्लम उनकी नहीं है, उनके खानदान में उनको हिंदू धर्म के बारे में बताया ही नहीं गया है। और अगर बताया गया होता तो चक्रव्यूह और शिव जी की बारात का क्या लिंक है ये शायद उनको पता होता, लेकिन उनको बताया ही नहीं गया। और जैसे कि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि महाभारत ना कभी उन्होंने देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है, तो ये वो खुद प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी चक्रव्यूह का रिश्ता नाता शिव जी की बारात से कोसों दूर है। तो पहले राहुल गांधी को चक्रव्यूह के बारे में जानना चाहिए, शिव जी के जीवन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उनकी फोटो ले लेकर दौड़ते रहते हैं, संसद में इधर उधर दिखाते फिरते हैं। तो शिव जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आपकी वो जो सुप्रिया सुनेत हैं वो कहते हैं कि शिव जी के बारे में उन्होंने आपसे ही सीखा है। राम जाने क्या सीखा है शिव जी के बारे में आपसे, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता कि शिव जी पर जब जल अर्पित किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है। पंडित भी आपको बताते हुए थक गया था मंदिर में, पता है ना आप लोगों को। आप क्या कहते हैं ऐसे विचारों पर राहुल गांधी के? हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप? चेयर पर मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है सर। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर। मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। 7 किरदार मैं बताता हूं सर। पहला कांग्रेस, दूसरा पंडित नेहरू, सर नाम लेने के लिए मना किया, मैं दूसरी तरह से बोलता हूं। पहला कांग्रेस, दूसरे पहले प्रधानमंत्री एनजी, फिर तीसरा किरदार आईजी, पूर्व प्रधानमंत्री, चौथा RG1 उस समय के प्रधानमंत्री, 5वां SG, 6वां RG2 और 7वां आप सब जानते ही हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे सर। पहले चक्रव्यूह ने देश को विभाजन कराया, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया, और दूसरे जो एनजी, उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी, चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी सर। तीसरे चक्रव्यूह आईजी ने, पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने देश को आपातकाल दी, इमरजेंसी दी और पंजाब में अशांति दी। चौथे जो RG1 है, RG1 ने बोफोर्स दिया और सिखों का निस्सहार किया। पांचवें जो ऐसी हैं, उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया, 12 लाख के करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया। और छठे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परंपरा
और संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया जितने कि ये बाकी 6 मिलकर चक्रव्यूह एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और इस पर जो बहस होती है वो हमारे देश के विकास के लिए होती है, जनता के भले के लिए होती है, लेकिन इस बार के संसद के सत्र में ये देखने को कम मिल रहा है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की कह सकते हैं कि निंदा करते हुए पाए जा रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं। किसको हम कैसे जो है मॉरल डाउन कर दे इसमें लगे हुए हैं। इतना पैसा देकर इतनी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी में ज्ञान लेने का मतलब क्या है अखिलेश यादव और राहुल गांधी कि आप 2 शब्द देश के विकास के बारे में ना बोल सके। आपका बेसिक फंडामेंटल ही इतना वीक है कि आप रिलेट किसको किससे कर रहे हैं। चक्रव्यूह को शिवजी की बारात से कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान लेकर चलते हैं लेकिन नफरत ही फैलाते हैं और देश को सिर्फ बांटने की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ये अपने विकास की यात्रा में, अपने जिसको कह सकते हैं भारत जोड़ने की यात्रा में और न्याय यात्रा में, एक रिपोर्टर से उसकी जाति पूछते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कहती है बहुत अच्छा किया, बहुत गंभीर विषय है। और यही विषय पर अगर अनुराग ठाकुर संसद में सवाल कर लेते हैं तो पेट में दर्द सबसे पहले अखिलेश यादव के होता है। ऐसा क्यों होता है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये अखिलेश यादव भी आमतौर पर लोगों से पूछते हैं उनकी कास्ट। जाति का सवाल बहुत पुराना है, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। क्या अपमान हुआ? कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूं, राहुल जी जरा आप बताना दें, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है?
वो नहीं बताएंगे। कहीं जाएं, हम भी जाएं तो मस्जिद में कोई नमाज पढ़े, हम भी पढ़ें। इसे मैं पढ़ूंगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ लूं तो कहीं प्रे कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं त्रिपुंड लगा लें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका उद्देश्य है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को तोड़ना। इनका उद्देश्य यही है, माँ बेटे मिलकर के भारत के सनातन को खंडित करना। क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? जाति क्या पूछ ली, मतलब जाति के पूछने पर इस प्रकार का व्यवहार होगा? आज कांग्रेस के सांसदगण कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। जो पार्लियामेंट के बिजनेस के कागज दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आवर के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसे फाड़कर गौरव गोगोई फेंक रहे थे स्पीकर के चेयर के ऊपर। किस लिए फेंक रहे थे? क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी से उनको लगा कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है। बजट का हलवा सिर्फ 20 लोगों में बट गया, बाकी किसी को बुलाया नहीं गया। इस बात का मलाल था राहुल गांधी को। इस पर बहुत अच्छे तरीके से राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी जी ने और लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने बताया, और साथ ही इनके सरकार के हलवे का भी जिक्र किया और इनके घोटालों का भी जिक्र किया, और ये भी पूछा कि भैया नेशनल हेराल्ड का हलवा जो घोटाला था वो किसने खाया? भैया कोलगेट का घोटाला जो हुआ था उसका हलवा किसने खाया? भैया बोफोर्स का जो घोटाला हुआ था उसका हलवा किसने खाया? इस पर बहुत अच्छे तरीके से कह सकते यूपीए गवर्नमेंट ने कांग्रेस को निशाना साध साध के कांग्रेस का नाम लिया, और अनुराग ठाकुर सवाल पे सवाल पूछते रहे लेकिन थके नहीं साहब। इनको लगता है कि ये एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिससे कि यूपीए गवर्नमेंट जो है वो एनडीए गवर्नमेंट को लपेटे में ले लेगी, या इंडी गठबंधन वाले अपनी गोटी चला लेंगे और वर्तमान सरकार उस गोटी में फंस जाएगी। यहीं पर गलती कर जाते हैं। आप क्या कहते हैं? बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब भारत में एक ट्रेडिशन है, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मुंह मीठा। एट दैट टाइम सर 9 इटली में नहीं होगा। ओके, आई करेक्ट, भारत में हो रहा, कहीं और नहीं। सर 9 रात्रि मीनिंग 9 नाइट्स एंड 8 डेज पुराने जमाने में they used to stay inside only, no phone, no contact, no landline. If anything, one officer who was given the power to come in and go out, he would convey the message. कुछ नहीं, और बाहर वर्ल्ड से संपर्क। मैं बोल रही हूँ, प्लीज। अभी सर 5 nights and 4 days nowadays they stay in the cellar of North Block, and this is essentially because the confidentiality of budget making has to be respected. So they go in, and before going in, we start this halwa ceremony. मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला?
राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? 2024 का लोकसभा चुनाव इंडी गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना पर ही टिका हुआ था और एक नोट फॉर वोट पर टिका हुआ था। 8,500 देने की बात कर रहे थे। अफसोस इस बात का है कि वो दे ना सके और इनकी औकात भी नहीं है। इन्होंने खुद ही कहा था, इनका ये कहना था कि रेलवे के एक जो जनरल की टिकट लेने के इनके पास पैसे नहीं है। ये इलेक्शन के पहले की बात है। अब इलेक्शन होने के बाद जब ये नेता प्रतिपक्ष बनाए दिए जाते हैं और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर जैसा दर्जा प्राप्त है, तो अब ये क्लास 1 सफर करते हैं। अब पैसे हैं इनके पास। अच्छा, एक बात और है इनके साथ कि ये जाति जनगणना की बात करते हैं, तो जाति जनगणना राहुल गांधी कैसे करेंगे? कोई जनगणना की जो टीम आएगी वो आपके कास्ट का सवाल नहीं करेगी, वो आपका नाम नहीं पूछेगी, आपके दादा परदादा का नाम नहीं पूछेगी, आपके खानदान का नाम नहीं पूछेगी। आपको तो दर्द हो रहा था किस पे कि भैया एनआरसी नहीं आना चाहिए, यूसीसी नहीं आना चाहिए। अब आप कह रहे हैं मैं जाति जनगणना कराऊंगा। जब कोई आपसे आपकी जाति पूछता है तो भैया आप ही के गठबंधन के एक इंसान कहते जाति कैसे पूछ ली भाई? तो जनगणना में क्या भजन कीजिएगा या प्रचार कीजिएगा? कैसे हो जाएगी जनगणना? माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? राहुल गांधी अपने आप को दलितों का मसीहा मानते हैं, किसानों का मसीहा मानते हैं और उनका ये कहना है जो छोटे व्यापारी हैं आज की डेट में वो टैक्स टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। किसानों के हक के मारने की बात करते हैं। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। उनका ये कहना था कि 2006 में किसानों के हक की बात हुई थी और किसानों को उत्पादन मूल्य से 50% जो है ज्यादा बढ़ाकर देने की बात की गई थी। तब इनकी ही सरकार ने एमएसपी देने से मना कर दिया था। इस पर कांग्रेस सरकार ने चुप्पी साध ली साहब। जो लोग अपने आप को कांग्रेस पार्टी का बोलते हैं, जो लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा, दलितों का मसीहा, किसानों का मसीहा, किसानों के हक की आवाज बुलंद करने की बात करते हैं, किसानों को न्याय दिलाने की बात करते हैं साहब, 2006 में एमएसपी देने से सख्त मना कर दिया था। 2014 के पहले गरीबों को फ्री में राशन देने से सख्त मना कर दिया था। अब आप ये सोच सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी कितनी अलग अलग है। कहेंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो साथ दिखता नहीं है और ना ही वो प्रूव होता है। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो। पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार होता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया,
उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब यह कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं। यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानित शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय, कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में शामिल न की गई सिफारिश, जब यह सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में यह लिखा एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबंधित घटकों की किस पर विचार करते हुए बस्तीपूरक मानदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रतिउत्पादक हो सकता है, इसे स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पर रखता हूँ। एक तरफ राहुल गांधी रिपोर्टर से उसकी जाति पूछते हैं, दूसरी तरफ संसद में जब उनसे कोई उनकी जाति पूछता है तो पेट में दर्द हो जाता है। तीसरी तरफ वो खुद जातिगत जनगणना करवाने वाले हैं, उसी पर ये पूरा चुनाव लड़ा उन्होंने। और चौथी तरफ जब यूपी में कोई अपनी जाति छुपाकर व्यापार करता है, प्रोप्राइटर नाम छुपाकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम पर व्यापार करता है, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं भैया, प्रोप्राइटर नाम क्यों लिखेगा। तो ये इस टाइप का ये ज्ञान लाते कहां से है राहुल बाबू? कभी सोचा है आपने? इनकी मम्मी देती है, इनकी बहन देती है, इनके पार्टी के लोग देते हैं, या इनके ट्रेनिंग वाले वो जो बंदे हैं उनकी टीम वो देती है? सोचने वाली बात है। कभी गौर किया आपने? कीजिएगा। और सोचने वाली बात तो ये भी है कि जानकर हमको बड़ी हैरानी हुई कि भैया बच्चे तो अल्लाह देते हैं, लेकिन पालन पोषण भगवान श्री राम के ही नाम पर होता है। लक्ष्मी जी के नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं और बेटे की पढ़ाई लक्ष्मी जी ही करवाती हैं। लेकिन जय श्री राम कहने पे तकलीफ होती, भारत माता की जय कहने में तकलीफ होती है। संसद में जिस प्रकार से राहुल गांधी रायता फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अनुराग ठाकुर उस पूरे रायते को सेकंड में सिमटा देते हैं। उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते राहुल गांधी तो खींच खाने लगते हैं। फिर कहने लगते हैं कि भैया जिस प्रकार से अर्जुन की निगाह थी एक मछली के आंख पर, ठीक मेरी भी निगाह वैसी है। और जब जब इस भारत देश में दलितों और गरीबों की बात होती है वो इंसान गाली खाता है।
70 सालों से आपकी सरकार थी, आप घुइयां चल रहे थे। दलितों का क्यों नहीं विकास किया आपने? कितने बड़े बड़े आपने मंत्री बना दिए राहुल गांधी। कितनी योजनाएं आप ले आए गरीबों के लिए। आपके तो खुद के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि हम फ्री में अनाज नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना बजट नहीं है। 2014 के पहले की बात थी ये। आपको तब याद नहीं आया दलितों का, आपको तब याद नहीं आया गरीबों का। आज मोदी सरकार 2014 से फ्री में राशन कैसे दे रही है? आपके सो कॉल्ड म्यूट प्रधानमंत्री जो थे वो टनों में अनाज सड़ जाया करता था, मगर गरीब जो है वो भूखा रह जाता था। ये मैनेजमेंट कैसे संभाला बीजेपी ने? थोड़ा सीखिए राहुल बाबू। सवाल करने के पहले ये सोचा कीजिए, ये जो एक उंगली आप उठाते हैं 4 आपकी तरफ इशारा करती है। समझे राहुल बाबू? सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ है जो गपला है, मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़। ये देख लीजिए क्या कॉन्फिडेंस। यही कांग्रेस है। गपला करो फिर आर्ग्यू करो, बोलो कि 189 नहीं है भैया, जस्ट 89 है, छोड़ दो। एससी का पैसा सर, एसटी का पैसा सर, दोनों उधर गपले हो रही है, मगर इधर एससी के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे, एससी के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रेशर पूछ रहे। In the past BJP government, how many scams have been occurred? स्किल इंडिया मिशन के ऊपर स्किल इंडिया। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे। चलिए छोड़िए उसको। संसद में जब अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर से ये कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, कभी गए हो आर्मी स्कूल में, कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं तो खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ। इस पर उनका जवाब देते हुए जब अनुराग ठाकुर ने कहा, आप तो सिर्फ मिलिट्री स्कूल की बात करते हैं साहब, आर्मी के टेरिटोरियल के 124 रेजिमेंट में मैं आज भी कैप्टन के पद पर सेवाएं दे रहा हूं, जिस पर उनकी बोलती बंद हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप ज्ञान की बातें करते हैं और संसद में खासकर खड़े होकर कुछ कहते हैं ना, तो जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगले को आप 19 और अपने आप को 20 के रूप में
संबोधित करना चाहते हैं तो अगला भी जो है आपको 19 समझ सकता है। इस पर आप क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले इंडी गठबंधन के लोग, जिनके ज्ञान और शिक्षा को देखकर सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं, क्या ये कंटिन्यूसली स्कूल जाते थे? और इनके ऐसे महान शिक्षक कौन हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया, जिन्होंने इनको नॉलेज दिया, जिन्होंने इनको देश के बारे में बताया और नॉलेज दी? क्या कहेंगे इस पर आप? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा ये सभापति महोदया, ये सभापति महोदया जी जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोल रही है, आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। नेता प्रतिपक्ष तो जरूर बन गए हैं, लेकिन संसद के बेसिक फंडामेंटल को ही नहीं जानते। अफसोस इस बात का नहीं है कि क्यों नहीं जानते, दरअसल वो कुछ पढ़ते ही नहीं है। और उनकी जो ट्रेनिंग वाली जो टीम है जो उनको ट्रेनिंग देती है, उनके स्पीच के पहले या संसद में बोलने के पहले या जनसभा में बोलने के पहले, उनका ज्ञान जो है वो अधजल गगरी छलकत जाए वाला है। अगर ज्ञान पूरा होता तो हलवे पर वो इतनी ज्यादा राजनीति नहीं करते। बजट तो उनकी भी सरकार ने पेश किए, हलवा उनकी भी सरकार में बांटा गया है, मगर अफसोस इस बात का है कि इस बारे में बेसिक नॉलेज मम्मी ने भी नहीं दिया। और तो और जिसको कहते हैं हम कि भैया अर्थशास्त्र के प्रकांड ज्ञानी मनमोहन सिंह साइलेंट पीएम, उन्होंने भी नहीं बताया हलवा का क्या बेसिक फंडामेंट था। और अफसोस इस बात का है, राहुल गांधी कहते हैं कि भैया हलवा बांट दिया गया, 20 लोगों ने बांट दिया, लेकिन उसमें कोई ओबीसी, एसटी, एससी और एससी का बंदा नहीं था। राहुल गांधी, मुझे आप ये बताइए कि आपकी सरकारें जहां जहां पर हैं, आपके जो सचिव पोस्ट पर हैं, क्या उनमें से कोई भी ओबीसी, एससी या एसटी का है? आप लोग गूगल सर्च कीजिए, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। और जाति पर जो इनको दर्द हो रहा है ना, ये जाति तो लोगों की पूछते फिरते हैं और गणना भी करवाने वाले हैं, फिर दर्द किस बात का है भाई? सॉरी, बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी, हलवा बनाने की। उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी कहां पे हैं? वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4-4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? 3 के भी नाम अगर बता दें तो ये दर्शाता है। मगर संसद में लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों के सभापति बहुत अच्छे मिले हैं। जब भी कोई अनर्गल बात करने लगता है तो एक कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल के समान, जैसे बच्चों को एक प्रिंसिपल समझाता है, ठीक वैसे ही ज्ञान दे देते हैं। चाहे राहुल गांधी इररिलेवेंट टॉक कर रहे हो, चाहे कोई किसी को निकम्मा कह रहा हो, चाहे कोई किसी पार्टी पर तोहमत लगा रहा हो, कोई टेररिज्म की बात कर रहा हो, तो इस पर अंकुश लगा ही देते हैं। चाहे ओम बिरला जी हो और चाहे हमारे जगदीश धनखड़ जी हो। तो ये ऐसे लोग हैं जो नियम, कायदे, कानून को बहुत बारीकी से समझते हैं और आदर, सम्मान, गरिमा क्या होती है संसद की, उसके बारे में वक्त पर सदस्यों को बताते रहते हैं। क्योंकि ये जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो उन्हें कहनी नहीं चाहिए।
और आजकल तो राहुल बाबू अति ज्ञानी हो गए हैं, महाभारत का उदाहरण लेकर आते हैं, मगर ये इनका जो कनेक्शन है वो जुड़ नहीं पाता। आजकल भोलेनाथ का ज्यादा जिक्र कर रहे हैं मगर भोलेनाथ के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो इस पर तरस ही आएगा और क्या ही कहेंगे हम। आप क्या कहते हैं? सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? आप पूरी होना चाहिए, sir. आप पूरी होना चाहिए. आप पूरी होना चाहिए. तोड़ो उसके आगे पीछे वाला। स्पीकर सर, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा? प्लीज बैठिए। 5 पॉइंट ऑर्डर। मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया, मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। वो यहाँ आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। जब ये सूचना आई, आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। सर मगर सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो गलत नहीं निकला सर। मैं लोगों इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा जीना नहीं चाहता। इस माहौल में मैं और ज्यादा दिन जीना। देखिए, मुझे बुरा लगा कि तिवारी जी ने ये कहा खड़गे जी का नाम मल्लिकार्जुन है। क्या है? और मल्लिकार्जुन ये शिव का नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं हूँ, एक हूँ, बोलना क्या बोलना, नहीं एक। तो मेरा नाम मेरे बाप ने सोच समझ के ही रखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मेरे बेटे का नाम रहना। लेकिन मैं एक ही मेरे फैमिली में पॉलिटिक्स में आया, स्टूडेंट मूवमेंट में आया और लेबर मूवमेंट में आया, फिर कांग्रेस का सदस्य बनके मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट